गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता, जहाँ पे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज कराती हूँ। ठीक है, अभी हमने यूनिट 5 तक लगभग सारे एमसीक्यूज कर लिए थे और ये यूनिट 6 से है। कंडक्शन बैंड के बारे में बताया गया है और ये यूनिट 6 का सारा एमसीक्यूज है। अगर आपने अभी तक टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके अभी इसी ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि उस पे आपको सारे, और वहां से आप टारगेट सेमेस्टर बैच को ज्वाइन कीजिए, जहां से सारथी बैच पे आपको सारे ही एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सारे यूनिट के एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके पूरे इस सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के पूरे एग्जाम पे ही ये बनाए गए हैं। ठीक है, उन सारे एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और ये सारे पीवाईक्यू हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जाके वहां से टारगेट सेमेस्टर बैच ज्वाइन कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, आप उसको क्लिक कीजिए, जहां से आपको सारे पीडीएफ के फॉर्म में, बाइलिंगुअल फॉर्म में मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आपको वहां से जितने भी नोटिफिकेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत तुरंत मिलता जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उस डाउट को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप इस टारगेट सेमेस्टर बैच से जुड़े रहें, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि अगर ये यूनिट का एमसीक्यू का लास्ट है तो अगला जो मैं लूंगी, क्योंकि परसों आपका फिजिक्स का शायद एग्जाम है। ठीक है, तो अगर एग्जाम है तो मैं अगला जो लूंगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगी, जो गेस्ट पेपर होगा एक तरह से आप मान सकते हैं कि उससे हो सकता है कि आपके सारे एमसीक्यूज आ जाएं। ठीक है, लेकिन अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। एमसीक्यूज आंसर देख के ऐसे नहीं कि हाँ मुझे आ रहा है, क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, बिना देखे भी करना है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, जहाँ पे हम बैंड गैप के बारे में पढ़ेंगे, फर्मी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज सेमीकंडक्टर में पहले तो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उसमें दो ही चीज काम करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, दो बैंड होता है, एक होता है पी टाइप और एन टाइप, ऐसे कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं, होल्स। तो ये दोनों में चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, इन दोनों को लेके ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और छिद्र, मतलब ये किसके लिए चलते हैं। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हटा दिया गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन और दोनों के लिए। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है तो आप इस ऑप्शन को नोट कर लेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ छूटा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ऐड करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है वही छूटा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जरूर जरूर नोट करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल इज एक्सप्लेन्ड बाय, वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। आवधिक विभव में इलेक्ट्रॉन की गति को निम्न द्वारा समझाया गया, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया गया है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जब पीरियोडिक पोटेंशियल में, मतलब एक क्या होता है, एक मोशन करता है तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो क्या करता है, अपना गति बदलता रहता है। ठीक है, अपना मोशन क्या करता है, चेंज करता है। तो वहां पे जो इसको, इस थ्योरी को जिसने एक्सप्लेन किया था वो हमारे कौन से थे, हमारा यहाँ पे होंगे रॉन्ग पेनी मॉडल करके, क्रोनिंग, सॉरी इसको क्रॉनिंग लिखा गया है, ये रॉनिंग पेनिंग मॉडल होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, ये डी ऑप्शन जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आवधिक विभव में, इसमें क्या होता है कि जब ऐसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, पीरियोडिक होती है, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो बदलती रहती है। क्लियर है, यहाँ से आप यहाँ पे डी ऑप्शन सही लगाएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी जहां भी मिलेगा, क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल स्टार्ट फ्रॉम,
स्प्लिटिंग अप का मतलब क्या होता है? स्प्लिट मतलब करना, अलग होना, क्या होना? अलग होना, ठीक है। ठोसों के बैंड सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा स्तरों का विभाजन, ये देखो आप क्या दिया है यहाँ पे, विभाजन दिया है ना, विभाजन निम्न से शुरू होता है, यानी उनका क्या होना? अलग होना। देखो यहाँ पे फिर से क्या किया गया है, ये कोई ऑप्शन इसमें गायब हो गया है, या फिर ये इधर है, आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जब ये पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा तो वो सही होगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं, सही हो। तो ये क्या होता है, किसी भी सेल में क्या होता है, बैंड थियरी ये कहता है किसी भी सॉलिड का कि किसी भी सेल में एनर्जी लेवल क्या होता है, मतलब स्प्लिटिंग, किसी भी सेल में वो स्प्लिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो किसी भी सेल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई भी सेल जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप मिलाते जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू band theory of solids the splitting of energy levels will be maximum at। अब जब क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, तो स्प्लिटिंग किस सेल तक जाएगा? वो आउटर मोस्ट सेल तक जाएगा। तो जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल ही होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। पहले तो कहाँ से शुरू होता है? किसी भी सेल से शुरू हो जाता है और वो आउटर मोस्ट सेल तक जाता है, ठीक है। उसकी जो बैंड थ्योरी है वो स्प्लिट करके एनर्जी लेवल जो होता है वो कहाँ तक जाएगा? वो आउटर मोस्ट सेल तक जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, ये दिया है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, एनी सेल या आउटर मोस्ट सेल। तो ये हमारा क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? सबसे बाहरी सेल तक ये इसकी अधिकतम वैल्यू होती है, कितनी होती है? अधिकतम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सेमी कंडक्टिव प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड बाई, ये होता है क्लासिकल फ्री, आप यहाँ पे देखेंगे दिया है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, शास्त्रीय मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ही अर्धचालक के गुण की व्याख्या की गई है। आप याद रखिए ये थियोरेटिकली है, आप ये ऐसे समझिए कि सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ सेमी कंडक्टर, इसको जब एक्सप्लेन किया गया है तो एक तो हम क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं वहां फर्मियंस के बारे में, यहाँ पे क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी है, इसमें इसको क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फर्मी लेवल इज, अच्छा फर्मी लेवल क्या होता है? जैसे फर्मी लेवल होता है तो उसका एक होता है कि बैंड, एनर्जी बैंड होता है, कंडक्शन, और क्या होता है? एक बैलेंस बैंड के बीच में। तो वो फर्मी लेवल वहां पे क्या करता है? उसको कंबाइन करता है, क्या करता है? कंबाइन करता है, दोनों बैंड को कंबाइन करता है, उसी को फर्मी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी लेवल। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे होंगे, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट 0 के, ये नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पहला ऑप्शन ये बिल्कुल भी गलत है कि 0 पर इलेक्ट्रॉन के अधिकतम अधिभोग स्तर, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कम हो जाता है, वहां सी ऑफ फर्मियंस होता है। क्या होता है? सी ऑफ फर्मियंस। अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग नहीं होता है, कॉम्बिनेशन करना होता है, रिकॉम्बिनेशन पुनर्संयोजन स्थान होता है। क्या होता है? पुनर्संयोजन स्थान। ऑप्शन नंबर डी आपको समझ में आ रहा है? ये इसका सही आंसर होगा। फर्मी लेवल क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन प्लेस होता है, वहां पे दोनों बैंड आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट फर्मी लेवल इज फॉल्स, और या फिर नॉट ट्रू। फॉल्स का मतलब ये यहाँ पे दिया हुआ है, कई बच्चे क्या समझते हैं ट्रू या फॉल्स, ऐसे वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। आप यहाँ पे देखो फॉल्स ब्रैकेट में करके दे दिया गया है कि नॉट ट्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दिया है फर्मी लेवल सेपरेट्स द फील्ड एंड इम्पटी लेवल्स, नहीं, वो कभी भी क्या करता है? अलग नहीं करता है। अभी मैंने बताया वो क्या करता है? कंबाइन, पुनर्संयोजन बैंड का काम करता है, ठीक है। वो स्थान जो होता है वो क्या होता है? पुनर्संयोजन स्थान होता है, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हैं दोनों बैंड को ही जोड़ता है। अभी क्या दिया है? फर्मी लेवल इज मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 के, क्या दे दिया है? इलेक्ट्रॉन एट 0 के। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 के पे क्या दे दिया? फर्मी लेवल इज मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, फर्मी स्तर पे 0 के पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम अधिभोग स्तर होती है, ठीक है। ये सही है या गलत है? ठीक, हाँ दिया है क्या? फील्ड एंड इम्पटी लेवल्स, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये क्या हो गया? फील्ड और इम्पटी लेवल्स को क्या करता है? यहाँ पे सेपरेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे, यहाँ अच्छा स्किप कर दिया है, यहाँ पे देखो आप ए, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है,
तो ये फर्मी स्तर भरे हुए और खाली स्तरों को क्या करता है, अलग करता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 7 का ए का क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसा है कि किसी ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा डाउट है, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। फर्मी एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। अच्छा ये बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप दोनों ही क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, तो वो कहाँ लाइज करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल में? वो होता है कि बैंड गैप के मिडिल में। कहाँ पे? बैंड गैप के मिडिल में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, कहीं है दिख रहा है क्या? बैंड गैप के मध्य में ही वो क्या होते हैं, वहां पे वो लाइज करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर्स हाईलाइट नहीं किए हुए हैं, क्योंकि अगर हाईलाइट किए हो तो आपको आंसर्स पहले से पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ मैं आंसर बता रही हूँ, आप इसको पूरे लेक्चर को देखिए, पूरे सेशन को, उसके बाद आप जाके इसको नीचे आपको आंसर शीट मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, तो आप उसमें आंसर मैच कर लेना बाद में आप। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा, एट मिडिल ऑफ बैंड गैप, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बैंड गैप के मध्य में। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। ओके, फर्मी 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 लेवल के बारे में ही ये भी क्वेश्चन है कि फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे लाइज करता है, मतलब किसके बीच में ये होता है, तो ये हमको बताना है। इन प्रकार के अर्धचालकों के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर जो होती है वो कहाँ होती है? ये क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होती है। कहाँ पे? क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। ये जहाँ पे चालक बैंड होता है उसी के करीब होती है। तो इसी आधार पे ये 10वां क्वेश्चन जो हमारा 10th क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है फर्मी एनर्जी लेवल पर पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज। अब ये बताओ, जब हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड के पास होता है, तो पी टाइप किसके पास होगा? जाहिर सी बात है, किसके पास होगा? बैलेंस बैंड के पास होगा। कहाँ पे होगा? बैलेंस बैंड के पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल ऑक्यूपाइज द फर्मी लेवल एट एनी टेम्परेचर 0 K इज। किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन के फर्मी स्तर की किसी भी, मतलब जो भी संभावना होती है कब्जा करने की, वो होता है 0.5, आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। इतना याद रखो, 50% चांसेस होती हैं। कितने होती है? 50% चांसेस होती है। और वो जो पॉसिबिलिटी जो होती है उसको हम 0.5 से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है पहले कि ये स्टेटमेंट क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्योर जर्मेनियम एंड प्योर सिलिकॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन्स जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमको ये देखना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला दिया है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप, जिनको प्रत्यक्ष बैंड गैप कहते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे? अप्रत्यक्ष बैंड गैप। और तीसरा है हमारा डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, पातित अर्धचालक। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही हमारा क्या होगा? सही होगा, पातित अर्धचालक। क्या होगा? पातित अर्धचालक। यहाँ पे आप देखेंगे सी अलोन इज करेक्ट, यहाँ पे दिया है ना, केवल 3 सही है। क्या है? केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वो किसके लिए होता है? डीजेनरेट सेमीकंडक्टर होता है, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज अ ब्रिलियन जोन? क्या होता है? ब्रिलियन जोन कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ब्रिलियन जोन। और ये हिंदी में पढ़ते हैं ब्रिलाइन जोन क्या है।
तो यहाँ देखो फिर से, यहाँ एक चीज है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हमको लग रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया ऑप्शन, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है, ए रीजन ऑफ अ के स्पेस डेट कंटेन्स ऑल ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। अरे यहाँ तो आंसर दिया, ये क्या दिया, आंसर दिया। आप ये देखिए, अ रीजन ऑफ अ के स्पेस दैट कंटेन्स ऑल द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, ये ऑप्शन पढ़िए आप। तो ये जो रीजन जो होता है के स्पेस वाला, वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है वेव इक्वेशन का। के स्थान पे एक क्षेत्र जिसमें तरंग समीकरण की सभी अद्वितीय समाधान शामिल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिलाइन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिलाइन जोन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। एग्जाम के 2 दिन पहले क्या ही डाउट, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा हो जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ। अच्छा, ये कह रहा है कि जब तापमान बढ़ता है तो आंतरिक सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता जो बढ़ती है, या कंडक्टिविटी बढ़ती है, या धारिता। हमेशा क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कंडक्टिविटी। ये याद रखिएगा आप लोग कि कभी भी किसी भी इंट्रिंसिक जो मतलब कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो उसमें इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, आंतरिक सांद्रता जो होती है, वो बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कंडक्टिविटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, चालकता। कई बच्चे होंगे यहाँ पे दिखा होगा, हाँ जिस ऑप्शन, हाँ एक चीज है, सारे बच्चे के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव आ जाए उसमें लगा दो ऑल ऑफ द अबव। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर ध्यान से उसका आंसर सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चालकता होती है वो इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, चालकता, यानी कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आता है हमारा एनर्जी गैप के बारे में ही है। एनर्जी गैप जब ओवरलैप्ड करता है बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन, तो वो कौन सा होता है, वो कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। ये कंडक्शन की ही बात कर रहा है, अभी भी ये कंडक्शन की ही बात कर रहा है। तो कंडक्टर में जो बैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया? ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हेन अ सेमीकंडक्टर कंडक्टर इज हीटेड इट रेजिस्टेंस। अच्छा, जब सेमीकंडक्टर को हम हीट करते हैं तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ना, सॉरी कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखो तो आप लोग, निरपेक्ष तापमान पर एन एन प्रकार अर्धचालक, यानी एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वो निरपेक्ष तापमान पे किस तरह होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, या फिर वो कैसे होते हैं। ठीक है, वो होते हैं न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। निरपेक्ष तापमान पे हमेशा वो क्या होंगे, वो उदासीन होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड। एक होल को सेमीकंडक्टर में किससे डिफाइंड किया जाता है। अच्छा, वो सेमीकंडक्टर में एक क्या होता है, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें किससे डिफाइन किया जाएगा, ये बताओ तो। द ऑब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट, यानी वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, जाहिर सी बात है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, होल हो रहा है। ठीक है, वहां पे होल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अ थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। यादृच्छिक मतलब ये कह रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को क्या कहा जाता है, जब तापीय हलचल हो उसमें। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन। क्या होता है उसमें, आयोनाइजेशन होता है, ये आयनीकरण। क्या कहते हैं, आयनीकरण। प्लस माइनस में वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, प्लस माइनस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अभी इसमें 29 क्वेश्चन है आपके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो अभी आपका 20 क्वेश्चन ये हो गए।
As the doping of to a pure semiconductor increases the bulk resistance of the semiconductor. अब ये क्या करा है, जैसे जैसे शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग बढ़ती है, डोपिंग समझ रहे हो ना, डोपिंग बढ़ती है तो अर्धचालक थोक प्रतिरोध, मतलब अर्धचालक का जो थोक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वहां पे वो घटने लगता है, क्या होता है, घटने लगता है। ये आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले से भी बता रखा है, इसके पहले वाले भी चैप्टर में, कि उसमें क्या होता है, ये बल्क रेजिस्टेंस जो होता है जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, ये हमारा सेमीकंडक्टर्स में थोक प्रतिरोध या अर्धचालक का वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप यहाँ से देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी घटता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है, पूछते रहें, हम आपको सारे जितने भी डाउट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। करंट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फिनोमिनन ऑफ। अच्छा ये बताओ, ड्रिफ्ट करंट के बारे में आपने सुना है ना, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। तो जो करंट सेमीकंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो वो पूरा का पूरा घटना जिस पर डिपेंड करता है वो ड्रिफ्ट करंट पे डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट, बहाव पे, उसकी बहाव पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बहाव करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फर्मी लेवल इन अ पी सेमीकंडक्टर लोकेटेड एट। अच्छा पी सेमीकंडक्टर जो होता है सेमीकंडक्टर में वो किस जगह पे स्थित होता है, तो वो होता है हमारा बैलेंस बॉन्ड के पास। क्या होता है, टॉप ऑफ द बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड के शीर्ष पे, द टॉप ऑफ द बैलेंस बॉन्ड। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेटर इज ड्यू टू। अच्छा ये बताओ, किसी भी इंसुलेटर में थर्मल कंडक्टिविटी वो किसकी वजह से होगा, फोनॉन्स के कारण। किसकी वजह से होता है वो, फोनॉन्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड। ये देखो ये इलेक्ट्रो है, क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक है, ये क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना। इलेक्ट्रो ऑप्टिक, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ये क्या होगा, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैं कंफ्यूज हो गई, प्रत्यक्ष बैंड गैप अर्धचालक, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है क्या, प्रत्यक्ष बैंड गैप अर्धचालक, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अच्छा डायरेक्ट बैंड गैप का सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जो होता है वो ये होता है गैलियम एंड आर्सेनिक। क्या होता है, गैलियम एंड आर्सेनिक। क्लियर है। 25 का सी ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे सिलिकॉन होगा, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ये आप इसको सही करिए, ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है। काम करो। क्वेश्चन नंबर 24 का हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रो ऑप्टिक। अच्छा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है जी, इलेक्ट्रो ऑप्टिक दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के लिए किया जा सकता है या फिर एक ही के लिए किया जा सकता है। नहीं सही तो है, डायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी अभी हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, सही है, ठीक है। डायरेक्ट बैंड गैप के लिए ही किया जाता है, अगर मुझे कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है। आप ये देख लेंगे डायरेक्ट बैंड गैप के लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होता है, गैलियम या आर्सेनिक होता है, और ये हमारा गैलियम आर्सेनिक होता है। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया, ये प्रत्यक्ष और यहाँ पे अप्रत्यक्ष वाले में, ठीक है। आप ये देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी 25 में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द काइनेटिक थियरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड के काइनेटिक थियरी में सबसे ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स बिल्कुल नहीं। अगर हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें अगर सॉलिड में, तो इलेक्ट्रॉन होल्स तो बिल्कुल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसका डेंसिटी जो होता है, उसकी अवस्था का जो डेंसिटी होता है, घनत्व जो होता है, वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर ऑप्शन के 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
The number of occupied states per unit volume at a given energy of a system in the thermal equilibrium is, कह रहा है तापीय संतुलन में प्रणाली की दी गई ऊर्जा पर प्रति इकाई आयतन में व्याप्त अवस्थाओं की जो संख्या होती है वो कैसे कितनी होती है। फॉर्मूला आपको याद होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, कहीं है आप देखो ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये तो तीनों में है, इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ये डिवाइडेड है, सॉरी, इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर सी 27 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही होगा। ये इसका फॉर्मूला है कि अगर हम किसी भी तापीय संतुलन में प्रणाली की दी गई ऊर्जा पर प्रति इकाई आयतन को निकालेंगे तो उसकी अवस्थाओं का घनत्व जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो सही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मास इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अ होल इन द सेमीकंडक्टर ट्रीटेड एज, अच्छा, सेमीकंडक्टर में होल को हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बंधन का एक अधूरा भाग। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म बंधन का एक अधूरा भाग होता है, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये आप याद रखिएगा, ये आपको डेफिनेशन में बताया जाता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे फिर से एक बात बता दिया जा रहा है कि अगर आपने इस ऐप को, टारगेट गुरुकुल ऐप को अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें, वहां से टारगेट सेमेस्टर बैच को भी ज्वाइन करें, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके टारगेट सेमेस्टर बैच के सारथी बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे यूनिट के एमसीक्यूज कराए गए हैं, वो भी बाइलिंगुअल। अगर उस लिंक आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में दोनों ही लैंग्वेज में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे सारे आंसर्स के साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और चीज फायदा है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन के लेकर अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट को जरूर देखा जाएगा, ठीक है। और इस बैच से जुड़े रहने का फायदा ये है कि आप अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की है तो इस अभी तक जितने भी आपको एमसीक्यूज कराए वो सारे ही पीवाईक्यू थे और इम्पोर्टेंट थे। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज देखे हैं पूरे तो लगभग आप जितना भी एमसीक्यूज आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें से इतना तो कर लोगे कि आप पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब 2 दिन बाद एग्जाम है, मतलब कल नहीं परसों एग्जाम है, तो आप जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ो, कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो गेस्ट पेपर की तरह होंगे, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। दे रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो पहला दिया, पहले नीचे से पढ़ते हैं, द इफेक्टिव मास ऑफ अ चार्ज कैरियर इन इज निगेटिव नियर द टॉप ऑफ द बैलेंस बॉन्ड। नहीं, कभी भी क्या होता है, चार्ज कैरियर में बैलेंस बॉन्ड के पास हमेशा होल्स होते हैं, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला, सॉरी, निगेटिव ही होता है, क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ये करेक्ट है। दूसरा देखो, द इफेक्टिव मास ऑफ अ चार्ज कैरियर इज पॉजिटिव, और हाँ, ये कंडक्शन पार्ट के बाद क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और तीसरा देखो इसमें क्या पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है ना, गलत कौन सा है। तीसरा पढ़ो, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। द इफेक्टिव मास ऑफ अ चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ द ई के कर्व। नहीं, ये गलत था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ सही है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, सही, सॉरी, ये मुझे लगा ये प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ई के कर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, चार्ज कैरियर का इफेक्टिव मास, ठीक है। तो सारे ऑप्शन सही है, फॉल्स पूछ रहा है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए बाकी है, द इफेक्टिव मास ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ ई के कर्व, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होगा, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये क्या होता है, कर्वेचर के भी इनवर्सली, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये आप इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज से आपको बेस्ट ऑफ लक, और कल का जो हमारा एमसीक्यूज होगा वो बहुत गेस्ट पेपर की तरह काम करेगा आपके अगले आने वाले पेपर के लिए, ठीक है। आप सारथी बैच से जुड़े रहिए। इसके लिए बहुत, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।